यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि हमने एक सेशन की शुरुआत यहाँ पर करी है जिसमें हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमारे ईवीएस से कनेक्टेड है, ईवीएस एनसीईआरटी बुक से कनेक्टेड है, उन्हें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है मधुमक्खी की जो पूरी कॉलोनी होती है, आंट हो गया, रेशम कीट हो गया, इन सब के बारे में डिस्कस किया है। तो आज हम लोग 3 नए टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग टाइगर के बारे में जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। बगुले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, स्लोथ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, जस्ट लाइक एलिफेंट का अपन ने कंप्लीट किया था, राइट, कि एलिफेंट कैसे समूह में रहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आज फिर से 3 नए टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर से आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें विजिट कर लीजिएगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें बगुला की, तो 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे और हर एक पॉइंट के साथ, जस्ट लाइक फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है, उसके साथ हम लोग एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और बात की जाए कंप्लीट कोर्स की, तो आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो जिस भी कोर्स के अंदर आप इनरोल करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम बगुला से स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले आप इन जनरल इन्फॉर्मेशन देख लो जो एनसीईआरटी की बुक में मिलेगी। उसके बाद हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एडिशनल चीज़ें हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर जगह आपको बगुला देखने को मिल जाएगा, सारी कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। पानी में काफ़ी देर तक बिना हिले डुले आसानी से ये सीधा खड़ा रह सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में भी आपको इसकी कहानी देखने को मिलती है। पंचतंत्र कहानियों का ये हिस्सा है, ठीक है। बगुला को ध्यानस्थ योगी भी कहा जाता है, क्योंकि अपन वो देख ही रहे हैं कि एक जगह बिल्कुल कांस्टेंट होकर ये खड़ा रहता है, ठीक है, अपने शिकार की तलाश में। ये सफ़ेद हो सकता है, भूरा, नीला, काला यहाँ पर हो सकता है। बगुले का मुख्यतः भोजन मछली है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी गर्दन जो होती है एस आकृति में यहाँ पर पाई जाती है। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता जो है आचार्य विष्णु शर्मा है। बचपन में हमने इन्हीं की कहानियाँ सुनी है, ठीक है। तो ये तो होगी बिल्कुल बेसिक जानकारी जो आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ने को मिल जाती है। अब थोड़ा सा एडिशनल जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, पूरा एक एनालिसिस हम लोगों के पास है, क्योंकि सारी बुक्स की स्टडी करने के बाद एक नोट्स प्रिपेयर हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। सो एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यक्रम में बगुले या एक प्रकार के पक्षी हैं जो आमतौर पर झीलों, तालाबों, नदियों जैसे जल निकायों के पास पाए जाते हैं, जिनका उल्लेख अक्सर पर्यावरणीय अध्ययन में किया जाता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे मछली और उभयचर के शिकारियों के रूप में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। छोटी मछलियों को खाना, उभयचर जो प्राणी होते हैं, जस्ट लाइक छोटे छोटे जो कीट, मेंढक को आप कंसीडर कर सकते हो एम्फीबियन के अंदर, है ना, तो इनका शिकार करने में इनका मेन रोल होता है। बगुले के बारे में मेन पॉइंट ये है कि इनके लंबे पैर और चोंच जो है उन्हें पानी में शिकार को पकड़ने में मदद करती है। उड़ते उड़ते ये अपन देख सकते हैं कि मछली को पकड़ लेते हैं, ठीक है, जिससे वे आर्द्रभूमि आवास के स्वास्थ्य के लिए अच्छी संकेतक प्रजाति के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं और अपने इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। विशेषता देखनी है तो लंबे पैर, लंबी गर्दन और नुकीली चोंच जो उनकी जलीय जीवन शैली के अनुकूल है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्राकृतिक आवास की यदि बात की जाए तो अधिकतर दलदली भूमि, झीलें, तालाब और नदी के किनारों पर ये देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से छोटी मछलियां, मेंढक, कीड़ों और क्रस्टेशियन को ये खाते हैं, जिससे वे पानी में चलकर अपनी तीखी चोंच का उपयोग करके उनको ईजिली ग्रैब कर लेते हैं, ईजिली पकड़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या महत्व है? बगुले छोटी जलीय जानवरों की आबादी के लिए प्राकृतिक नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं तथा पारिस्थितिकी संतुलन में भी अपना महत्वपूर्ण अभूतपूर्व योगदान देते हैं, ठीक है। अब ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन बोला जाए कि बगुला निवास कहाँ पर करता है? रेगिस्तान, जंगल, वेटलैंड जो आर्द्र भूमि यहाँ पर होती है, फिर माउंटेन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बगुले जो होते हैं यूजुअली आपको आर्द्र भूमि के पास मिलेंगे, आर्द्र भूमि में मिल जाएंगे, नदी, तालाब, झीलें इनके आसपास मिल जाएंगे, क्योंकि इनका मेन जो फूड है वो यहाँ पर क्या हो गए, छोटे छोटे पानी में रहने वाले जीव हो गए या एम्फीबियंस हो गए, तो ये उसी के पास ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बगुलों को मछली पकड़ने में कौन सी विशेषता मदद करती है? उनकी नुकीली चोंच, लंबे पैर,
और लंबे बड़े पैर यहाँ पर हो सकते हैं, लंबे पंख हो सकते हैं, या फिर कलरफुल फीदर्स, रंगीन पंख यहाँ पर हो सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इनकी शार्प बिक यहाँ पर नुकीली चोंच होती है उसकी वजह से ये आसानी से जो है डायरेक्टली जो शिकार है अपना मछली उसके ऊपर डायरेक्टली ये हिट करते हैं, है ना। तो बगुले के पास एक नकुले भाले जैसी चोंच यहाँ पर पाई जाती है जो मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त होती है। यह चोंच उन्हें शिकार पर तेजी से और सटीकता से हमला करने में मदद करती है। वे पानी में स्थिर खड़े रहते हैं और अपनी चोंच से मछली या अन्य छोटे जानवरों को बहुत फुर्ती से पकड़ लेते हैं। तो ये हो गई इसकी विशेषता। ठीक है, पहली वाली अभी आपने देखी, पहली वाली में मुख्य निवास स्थान देख लिया, दूसरे में इनका मछली पकड़ने का मेन टारगेट हो जाता है नुकीली चोंच के थ्रू ये करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बगुले का मुख्य भोजन यहाँ पर क्या होगा? तो फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ये इनका मेन फूड यहाँ पर होगा। तो सी आंसर अपना यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसमें मेंढक, कीड़े, क्रस्टेशियंस, है ना, ये सारे जो जीव हैं इसका मेन फूड यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब अगला देखिएगा, बगुले भोजन की खोज कैसे करते हैं? ऊंचाई से उड़कर गोता यहाँ पर लगाते हैं, पानी के अंदर डाइव करते हैं, उथले पानी में घूमते और इंतजार करते हैं अपने शिकार के आने का, कीचड़ में खोद करके डिग करके ये करते हैं, केवल रात में शिकार करते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, उथले पानी में ये घूमते हैं, ठीक है, और शिकार का वेट करते हैं। जैसे ही इसको मछली दिख रही है, कोई भी कीट दिख रहा है तो डायरेक्टली उसके ऊपर ही अपनी चोंच से शिकार कर देता है, ठीक है। और इसकी नज़रें भी अच्छी होती है ताकि इसको दूर से ही इसका शिकार यहाँ पर दिख जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बगुलों में लंबे पैर क्यों पाए जाते हैं? उड़ान स्थिरता के लिए, ताकि स्टेबल जो वो रहे उड़ान बढ़ते समय। गहरे पानी में तैरने के लिए, उथले पानी में शिकार को बिना डराए घूमने के लिए, या फिर पेड़ों पर चढ़ने के लिए। तो देखो इनके लंबे पैरों की क्या विशेषता है, क्योंकि आपने वो एक बेनियन ट्री वाला या इस तरीके से वो भी देखा होगा, जो मेंढक जो है हिंदी की बुक में अपना ये चैप्टर था, है ना। हिंदी की बुक में दो मेंढक होते हैं, वो दो फ्रेंड होते हैं, और बगुले के पैरों को जो है वो पेड़ समझकर उससे रस्सी बांधकर वहाँ झूला झूलने लग जाते। इस प्रकार का पूरा एक चैप्टर था, राइट। तो ये पूरा हिंदी और ईवीएस का मिक्सअप है। तो बेसिकली हमें मेन कंसेप्ट पर जाना है कि बगुले के लंबे पैर क्यों पाए जाते हैं। तो ये उथले पानी में शिकार कर लें और बिना डराए, मतलब ये स्टेबल हो सकते हैं पानी के अंदर, है ना। तो जो इनका जो शिकार है उसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर बगुला है, वो इजीली जो है उसका शिकार कर पाएंगे। तो उथले पानी में शिकार को बिना डराए घूमने के लिए जो है इनके लंबे पैर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। बिना हलचल किए आसानी से ये पैर उसको घूमने में मदद करेंगे। इससे वे मछली और अन्य जलीय जानवरों के पास बिना ध्यान दिए पहुंच सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल शांत ये रहते हैं, आसानी से जो है इजीली ये हमला कर पाएंगे। चलिए, ये तो हो गई बगुले के बारे में बातें। आगे बात कर लेते हैं स्लॉथ की, है ना। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं बट एक्चुअल में भालू नहीं होते हैं। सबसे लेजीएस्ट एनिमल इसको आप कंसीडर कर सकते हो। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं, उसी पेड़ की ये पत्तियां खाते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार ही शौच के लिए पेड़ों से नीचे उतरते हैं। इसका भी इनका एक साइंटिफिक रीज़न है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका में ये पाए जाएंगे। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर ये सोते हैं। स्लॉथ कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं, क्योंकि सिर्फ ये पेड़ों की पत्तियां ही खाते हैं, ठीक है। अब स्लॉथ की दो कैटेगरी यहाँ पर होती है, ठीक है। स्लॉथ जो होते हैं स्तनधारी मैमल्स कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, और इनकी जो फैमिली है ये है पाइलोसा, ठीक है। पाइलोसा फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। अब इनके अंदर दो कैटेगरी होती है, 2 उंगली वाले स्लॉथ होते हैं और 3 फिंगर वाले, 3 उंगली वाले यहाँ पर होंगे। 2 टॉड वाले और 3 टॉड वाले यहाँ पर ये पाए जाते हैं। अगर इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो स्लॉथ के लंबे हाथ और मजबूत पंजे यहाँ पर होते हैं। इसमें 2 और 3 वाले होंगे, ठीक है। 2 अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। अब ये जो पंजे इनमें पाए जाते हैं, लंबे हाथ जो पाए जाते हैं, उन्हें पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। इनकी मांसपेशियाँ जो होती है धीमी गति के लिए अनुकूलित होती है, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो काफ़ी धीमा यहाँ पर होता है, जिससे इनके शरीर को जो है कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, इसीलिए ये कम भोजन करते हैं, है ना। स्लोथ का चेहरा जो है गोल और इस तरीके से क्यूट सा यहाँ पर दिखता है। काफ़ी शांत और मासूम एनिमल इसको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। धीमी गति, स्लॉथ की पहचान उसकी बहुत धीमी गति से चलने से होती है। उनका मेटाबॉलिज्म, पाचन प्रणाली बहुत धीमी यहाँ पर होती है, जिसके कारण वे धीरे धीरे चल पाते हैं। स्लॉथ का शरीर उनकी धीमी गतिविधियों के अनुसार अनुकूलित होता है, ताकि वो लंबे समय तक ऊर्जा को बचा कर रख सके। भोजन की बात करें तो पेड़ों की पत्तियां, फल, टहनियाँ, यही सब खाकर जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। ज़्यादा धीमा मेटाबॉलिज्म रेट होता है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, और पेड़ों की पत्तियां पचने में भी समय लगता है, ठीक है। स्लॉथ के शरीर में एक विशेष प्रकार का पेट होता है जो उन्हें धीरे धीरे पत्तियों को डाइजेस्ट करने में मदद करता है,
ओके। अगला देखिएगा प्राकृतिक रक्षा तंत्र। तो स्लॉथ की धीमी गति और उनके शरीर पर उगने वाली काई और शैवाल जो है उन्हें पेड़ों पर छिपने में मदद करती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैमोफ्लॉज यहाँ पर, या छद्मावरण जिसको कहा जाता है। तो इजीली क्या होता है कि शैवाल और काई से ये कवर हो जाती है इनकी बॉडी, तो आसानी से शिकारी से ये बच जाते हैं, है ना। तो इनको खतरा यहाँ पर कम रहता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अधिकांश पेड़ पर उल्टे लटकते हुए मिलेंगे, शैवाल और काई इनके ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से ये कवर हो जाते हैं, पेड़ों के बीच छिपे हुए रहते हैं। स्लोथ तैराकी में काफ़ी अच्छे होते हैं, नदियों को पार करने के लिए आसानी से ये तैर भी सकते हैं। स्लोथ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते, इसीलिए वो वर्षा वन का गर्म वातावरण उन्हें अनुकूल रखता है और उसी एटमॉस्फेयर में ये रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। स्लोथ का प्रमुख आहार क्या है? स्लोथ शाकाहारी है, तो पेड़ों की पत्तियां और फल, उसकी टहनियाँ, ये उसका आहार हो जाएगा। बाकी अगर मैं देखूँ कीड़े मछली, तो ये तो किसके हो गए? बगुले के लिए हो गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लोथ की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है? उनकी हम लोग बोल सकते हैं कि कम भोजन की उपलब्धता, उनका धीमा मेटाबॉलिज्म, लंबे पंजे, या फिर मांसपेशियों की कमी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि धीमी गति, पूरे शरीर की एक्टिविटी ही उनकी धीमी होती है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा धीमा होता है ना। हम लोग ये एक रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं। तो स्लोथ का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, जो उनके पूरे जीवन चक्र को यहाँ पर प्रभावित करता है। इनकी धीमी गति से चलने की क्षमता, ऊर्जा को बचा कर रखना, है ना, धीमा मेटाबॉलिज्म का एक परिणाम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लोथ की शारीरिक संरचना में कौन सा अनुकूलन उनको पेड़ पर उल्टा लटकने में मदद करता है? तो अपन देखते हैं कि उनके एक तो लंबे लंबे हाथ होते हैं और उनके जो पंजे होते हैं, है ना, वो काफ़ी बोल सकते हैं ना कि काफ़ी मजबूत यहाँ पर होते हैं। तो पंजों की संरचना एक यहाँ पर रीज़न हो सकता है। इस तरीके से जो है उनके नाखून जो इस तरीके से घूमे होते हैं, तो आसानी से ये पेड़ पर ही सो जाते हैं, इसी तरीके से रहते हैं। तो स्लॉथ के पंजे लंबे और घुमावदार होते हैं, जो उन्हें पेड़ों की शाखाओं को मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। तो आसानी से बिना थके लंबे समय तक टिके हुए रह सकते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कितना होता है? तो लगभग ये 15 से 20 साल तक, ऑन एन एवरेज इनका जो लाइफ होता है वो 15 से 20 साल तक का होता है। काफ़ी धीमा जानवर इनको यहाँ पर कहा जाता है। धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, जीवन काल भी इनका दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में लंबा माना जाता है। स्लॉथ किस प्रकार की जलवायु में रहना पसंद करते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, तो ट्रॉपिकल और जो ह्यूमिड एरिया होता है, उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र वातावरण जो होता है, इस प्रकार के एरिया में रहना ये पसंद करते हैं। तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। स्लॉथ के कौन से शिकारी सबसे अधिक खतरनाक माने जाते हैं? मतलब स्लॉथ को भी खतरा है शिकारियों से, तो स्लॉथ को नुकसान पहुंचाने वाला यहाँ पर कौन है? जैसे छोटे कीड़े, क्रस्टेशियन को बगुला नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो स्लॉथ के ऊपर भी कोई हावी हो सकता है। क्या ये तेंदुआ हो सकता है? जैगुआर और हर्पी ईगल यहाँ पर हो सकता है? यस डेफिनेटली। सांप और मगरमच्छ, गिद्ध और बाज यहाँ पर हो सकता है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी, जैगुआर से इनको बहुत खतरा रहता है, और हर्पी ईगल जो होता है वो भी इसको चोंच मार मार कर बहुत नुकसान पहुंचाता है, जस्ट बिकॉज ये बहुत धीमा भी यहाँ पर होता है, तो इजीली इस पर अटैक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया स्लॉथ के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग टाइगर के बारे में पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज टाइगर हमारा स्टैटिक जीके भी है प्लस हमारा करंट अफेयर्स भी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अपन डिटेल में प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। तो इन शॉर्ट एनसीईआरटी बुक की समरी आप देख लीजिए, उसके बाद अपन अपने नोट्स से स्टडी करेंगे। ठीक है, बाघ के दांत बहुत नुकीले यहाँ पर पाए जाते हैं। हर साल जो है 29 जुलाई को यहाँ पर जो है बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है इसके बारे में? भारतीय देश का राष्ट्रीय पशु है अपने देश का। दहाड़ जो है काफ़ी दूर तक सुनी जाती है, काले रंग की धारियाँ इस पर पाई जाती है ताकि आसानी से ये छुप सकता है। बाघ का वजन लगभग 300 किलो तक हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कम भी होता है, 250 से 300 के बीच में आप इसको ऑन एन एवरेज यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बाघ बहुत ऊंचाई तक यहाँ पर आसानी से छलांग मार सकते हैं। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, देखो अगला फैक्ट देखिए, बाघ की मूंछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने और हवा का कंपन इजीली यहाँ पर समझ जाती है ना, तो उसकी मूंछें इस तरीके से उसको अपने शिकार को ढूंढने में मदद करती है। बाघ की त्वचा पर काली और पीली धारियाँ यहाँ पर पाई जाती है। बाघ बिल्ली प्रजाति का एक बड़ा जानवर है, एक प्रकार का मांसाहारी जानवर है, जंगल में पाया जाता है, पंजे मजबूत होते हैं, इसका लाइफ भी 10 से 15 साल का होता है। ठीक है, और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को इजीली पहचान सकता है और इसका गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ओके,
चलिए अगला देखिएगा, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने हुई आवाज में आसानी से अंतर पहचान सकते हैं। जैसे कोई शिकार जो है झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, तो हल्की सी जो झाड़ियों में हलचल होगी ना, उससे भी आइडिया लगा लेते हैं कि शिकार है या नॉर्मल हवा चल रही है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकते हैं। बाघ गर्भाधान काल 3.5 महीने का यहाँ पर होता है इनका, है ना। बाघिन अपने बच्चे के साथ ही रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला जो है अपनी माँ से ही यहाँ पर सीखते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस विन्यास यहाँ पर है, ठीक है। तो पैंथेरा टाइग्रिस आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो बिल्ली परिवार जो होता है पूरा, शेर, तेंदुआ, जैगुआर, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो बाघ पैंथेरा जींस का ही हिस्सा है, जिसमें शेर, तेंदुआ, जैगुआर भी शामिल है। ये जींस बड़ी बिल्लियों का एक समूह है जो विशेष रूप से शक्तिशाली शिकारियों के रूप में पहचाने जाते हैं। ये अपने नोट्स से इन्फॉर्मेशन है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो एनसीईआरटी बुक का था, ठीक है। अब देखो इसमें कई सारी उप प्रजातियाँ भी पाई जाती है। हाल ही में आपने करंट अफेयर्स भी देखा होगा, जस्ट 20 तारीख को, जो 20 नवंबर का ही ये करंट अफेयर्स है कि यहाँ पर जो है 56 नंबर का टाइगर रिजर्व इंडिया को यहाँ पर मिल चुका है। वो अभी अपन डिस्कस करेंगे कहाँ पर है और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो सेशन के लास्ट में उसको डिस्कस करते हैं। बाघों की कई सारी उपप्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। बंगाल टाइगर पाया जाता है जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में मिलेगा। साइबेरियन टाइगर पाया जाएगा जो रूस के सुदूर पूर्व में यहाँ पर पाया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा बाघ इसको माना जाता है, साइबेरियन टाइगर को, ठीक है। और इसको पैंथेरा टाइग्रिस एल्टी का यहाँ पर नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम। फिर सुमात्रन टाइगर पाया जाता है, सुमात्रा द्वीप श्रीलंका में ये पाया जाएगा। इंडो चाइनीज टाइगर होगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगा। मलयान टाइगर होगा, वो मलय द्वीप पे आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कई उपप्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है और इनको यहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। अब वजन वाली बात कर लेते हैं, शारीरिक विशेषताएं में। तो आकार और वजन की बात करें तो सबसे बड़ी बिल्ली इसको यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि वही बिल्ली कैटेगरी से ही ये बिलोंग करता है। साइबेरियन बाघ का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक यहाँ पर रहेगा, और इससे अधिक भी हो सकता है। जबकि बंगाल का जो बाघ है जो अपने इधर पाया जाता है वो 220 से 260 किलोग्राम तक का हो सकता है, ठीक है। लंबाई की बात करें तो बाघ की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है, जिसमें उसकी पूंछ भी शामिल है, इंक्लूडिंग देयर टेल। धारियों की बात करें तो बाघ के शरीर पर काली धारियां पाई जाती है जो उन्हें छद्मावरण यानी कैमोफ्लेज प्रदान करती है। तो आसानी से वो पत्तियों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में यहाँ पर छुप सकते हैं। हर बाघ की धारियों का पैटर्न अलग अलग होता है, जिससे उनकी कैटेगरी को समझने में आसानी होती है। ये सारी इनकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, आवास क्षेत्र की बात करी जाए तो बाघ मुख्यतः एशिया के जंगलों, घास के मैदान और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर आवास क्षेत्र अगर अपन देखें कि इनका जो है यहाँ पर हैबिटेट क्या है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, रूस, चीन, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया तक ये फैला हुआ है। भारत में बाघ की सबसे अधिक आबादी है। यहाँ विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों में उनका संरक्षण किया जा रहा है। आहार और शिकार करने की क्षमता, बाघ एक मांसाहारी प्राणी है। हिरण, जंगली सुअर, गोट जैसे बड़े शिकार को ये करता है, ठीक है। क्यों? इनकी एक तो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ना, तो आसानी से ये बहुत ही स्पीड से अपने शिकार को जो है पकड़ लेते हैं। छलांग लगाने की क्षमता भी इनकी बहुत अच्छी होती है, और अपने शिकार को पकड़ने में काफ़ी धैर्य से काम लेते हैं। पहले उसके ऊपर पूरा फोकस करते हैं और अचानक से वो हमला कर देते हैं, राइट। तो ये इनकी सबसे अच्छी विशेषता यहाँ पर मानी जाती है। सामाजिक व्यवहार की बात करें तो बाघ अकेला ही अपना पूरा जीवन यहाँ पर व्यतीत करता है। काफ़ी ये संवेदनशील रहता है। हर बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है ना, जिससे वो अपनी गंध या पंजों के निशान से चिन्हित करता है। मादा बाघ अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताती है, लेकिन बच्चे बड़े होने पर उनसे अलग हो जाते हैं। तो ये इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड हो गया। संचार के तरीके की बात करें तो 3 तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप इनको पहचान सकते हैं। सबसे पहले इनका जो यहाँ पर गर्जना, रॉरिंग होती है, तो बाघ की गर्जना को कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, और ये क्षेत्र की घोषणा के लिए होता है। गुंजन या रम्बलिंग की बात करें तो यह आवाज़ अक्सर बाघों के बीच में दोस्ताना संचार के लिए यहाँ पर होती है, दहाड़ लगाना आप कह सकते हो। फुफकार करना, यह आवाज़ बाघ की नाराजगी या खतरे को संकेत देती है। तो 3 प्रकार के इनके अलग अलग कैटेगरीज होती है, गर्जना, रम्बलिंग करना और फुफकार करना, ठीक है। अब प्रजनन और जीवन चक्र की बात करें तो अभी अपन ने देखा ही था, इनका गर्भकाल जो है 3.5 महीने का यहाँ पर रहता है केवल। शावकों की संख्या, एक बार में मादा बाघ जो है 2 से 4 शावकों को यहाँ पर जन्म देती है। जीवन काल 10 से 15 वर्षों तक रहता है, जबकि कैद में उनकी उम्र 20 से 25 साल तक यहाँ पर हो सकती है, अगर अच्छे से देखा जाए, उनकी देखभाल यहाँ पर करी जाए।
ठीक है। शावकों की देखभाल, शावक जन्म के बाद कुछ हफ्तों तक अंधे यहाँ पर रहते हैं, दिखाई नहीं देता है और पूरी तरीके से अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। वे लगभग 2 वर्षों तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, जिसके बाद वो खुद से स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो बाघों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई है और आज की डेट में बाघ जो है विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है। IUCN की यदि माने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा बाघ को लुप्त प्राय एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर रख दिया गया है। मतलब कि इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जितने भी हैं उनको सिक्योर करो, उनको सेव करो, क्योंकि इनके ऊपर जो है कई सारे अवैध शिकार यहाँ पर करे जाते हैं। तो हमारे देश में जो भारत की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है वो बाघों के संरक्षण के लिए चल रहा है। ठीक है। और कुछ यूनिक फैक्ट देखना है तो बाघ उत्कृष्ट तैराक भी यहाँ पर होते हैं, नदी में आसानी से तैर लेते हैं। हर पैर में इनके 5 पंजे पाए जाते हैं, शिकार को पकड़ने में इससे उनको आसानी होती है। बाघों का काटने का जो बाइट फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए वो बड़े शिकार को बहुत ईजिली अपने जबड़ों में दबा लेते हैं। तो उनका बाइट फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे। बाघ आमतौर पर रात में शिकार करते हैं और उनकी रात में देखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब इंसानों से भी 6 गुना ज़्यादा होती है। तो बाघ को न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर इंपॉर्टेंट है, केवल शाकाहारी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एक चीज़ की अधिकता जो है दूसरी प्रजाति पर क्या डाल सकती है, प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए सब कुछ चीज़ें अगर बैलेंस स्टेट में हो तो सही रहती है। ठीक है। बाघ का संरक्षण जरूरी है ताकि हमारे जंगलों की जैव विविधता सुरक्षित यहाँ पर रहे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाघ के धारियों के पैटर्न का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, आकर्षण के लिए, कैमोफ्लॉज के लिए या फिर शिकारी को डराने के लिए। मेन तो इनका जो पर्पस होता है कैमोफ्लॉज यहाँ पर होता है, दैट मीन्स छद्मावरण यहाँ पर होता है। तो ईजिली ये क्या होते हैं, पेड़ों के बीच में हाइड हो जाते हैं, घने जंगलों के बीच में छुप जाते हैं ताकि शिकारी से भी बच सके और अपने शिकार को भी कवर कर सके। ठीक है, तो मेन रीजन तो अपना ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाघ अपने क्षेत्र को किन तरीकों से चिन्हित करते हैं? पंजों के निशान छोड़कर, है ना, यूरिन पेशाब से गंध छोड़कर, अपनी ग्रॉलिंग गुर्राहट से। तो तीनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा कि इन सभी से जो है कवर किया जा सकता है। ठीक है। बाघ का सबसे बड़ा शिकारी यहाँ पर कौन है? मतलब बाघ का शिकार करने वाले तो मनुष्य, हम ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं इनको। तो मानव और अवैध शिकार जो है, सबसे बड़ा खतरा बाघों को हमसे ही है ना। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या में बहुत कमी आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाघों में संचार के लिए किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग किया जाता है जो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? तो संचार के लिए वो गर्जना करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए 3 किलोमीटर दूर तक आप उनकी ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बाघ का जो औसत जीवन काल होता है वो 10 से 15 वर्ष का होता है। आइडियल 10 से 15 वर्ष का होगा, और ऐसे अगर उनको किसी जगह रखा गया है ना, दूसरी जगह, तो 20 से 25 वर्ष तक का वो हो सकता है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, किस बाघ उपप्रजाति को सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है? तो साइबेरियन टाइगर जो है लगभग 300 किलो का होता है और उसी को इन चारों में से सबसे बड़ा यहाँ पर माना जाता है। अगला देखिएगा, बाघ का प्रजनन काल जो है मुख्यतः किस मौसम में होता है? तो पूरे वर्ष भर चलता है, ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, किसी विशेष मौसम पर ये निर्भर नहीं करते हैं। यूजुअली ये ड्राई सीजन यहाँ पर चूज करते हैं, बट किसी भी मौसम में ये कर सकते हैं। ठीक है, प्रजनन काल। अगला देखिएगा, बाघ को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है और इसका मेन पर्पस यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। किसके लिए? टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा, बाघ को काटने का जो बल होता है कि बाघ अपने जो शिकार है उसको कितने फोर्स से यहाँ पर जकड़ते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन है। 1050 पाउंड प्रति वर्ग इंच से यहाँ पर जकड़ते हैं, है ना, PSI दैट इज प्रति वर्ग इंच, है ना, प्रति स्क्वायर इंच आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बाघ का जो काटने का बल होता है 1050 पाउंड प्रति वर्ग इंच यहाँ पर होता है, जो इससे बड़े शिकार जैसे कि हिरण, जंगली सुअर और जो भैंसे वगैरह पाए जाते हैं उनको भी ईजिली बाइट यहाँ पर कर लेते हैं, उसको भी यहाँ पर एकदम से वीक कर देते हैं। ये शक्तिशाली काटने का बल बाघ को अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में विशेष रूप से खतरनाक शिकारी बना सकता है। ठीक है। बाघ के संरक्षण के लिए भारत में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या आप सभी को बताया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इस परियोजना का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना, उनकी संख्या को बढ़ावा देना है। भारत में इस परियोजना के तहत कई राष्ट्रीय उद्यान और बाल संरक्षित क्षेत्र को विकसित किया गया है। ठीक है।
ओके तो ये सारे क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इसमें एक क्वेश्चन और जो अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में ऐड हुआ है कि अभी हमको जो एक नया टाइगर रिजर्व मिल गया है, ठीक है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर, मैं पूरा नाम यहाँ पर लिख रही हूँ आपके, पिंगला टाइगर रिजर्व। तो आज की डेट में अगर अपन बात करें तो हमको 56 नंबर का, 56वें नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गुरु घासीदास तमोल पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये जरूर से आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने क्या क्या टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए उसको अपन एक बार देख लेते हैं, एक बार इन शॉर्ट देख लेते हैं। बाघ अपना कंप्लीट हो गया है, स्लॉथ आज अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और एक बगुला जो है अपना, ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। देखो एक ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ये अपना आज हो गया है, ठीक है। एक अपना टाइगर आज कंप्लीट हो गया विद करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने एलिफेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया, एलिफेंट डे और वो सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली है। और अपन ने मधुमक्खी वाला जो है वो भी पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। रेशम कीट जो है आपका वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आंट यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इससे कई सारे टॉपिक हैं जो अपन ने 1 बाय 1 करके स्टार्ट करे थे और वो सारे ही कंप्लीट कर लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, हर पेपर में आप मानकर चले 3 से 4 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। और एक नेस्ट ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। पक्षियों के जितने भी घोंसले होते हैं उससे जो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हर बार आपको ध्यान होगा वीवर बर्ड हो गया, ठीक है, अपनी जुलाहा चिड़िया वगैरह होगी, दर्जन चिड़िया, उनसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारे अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो और यदि इसमें कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी टॉपिक में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर से आप मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ हो, जो अपन ने 56 नंबर का टाइगर रिजर्व देखा, ये तो देखा ही नहीं कि कौन से स्टेट में है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। ये ज़रूर से ध्यान रखना, जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हमको मिला है 56 नंबर का, वो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ओके, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। दिन में आपकी फीमेल सुपरवाइज़र की क्लास है, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा यदि आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो, ओके। और शाम को आपका साइंस का सेशन है, तो अगर आपका साइंस का लेवल 2 का भी एग्ज़ाम है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।